नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब। हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक्स की चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया था क्योंकि कुछ 15 एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप बीपीएससी पेपर में लगा सकते हैं और आराम से आप 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसके पीछे हमने आपको प्रूफ भी बताया है कि किस प्रकार से हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसेस पर ध्यान देना है। ये वीडियो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप पहले पार्ट को देखिए और उसके बाद आप दूसरे पार्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। आपको ऐसा नहीं कि ट्रिक्स याद करने हैं, यहाँ पर लॉजिकल गेसिंग्स के माध्यम से आप पर आंसर लाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। और दूसरा डिस्क्लेमर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पहले आपको नॉलेज पर ट्रस्ट करना है। अगर नॉलेज से आपका क्वेश्चन बन रहा है तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर नॉलेज काम नहीं किया फिर आप लगाइए कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। लेकिन अगर दोनों जगह फेल हो गए तो फिर आप टिप्स एंड ट्रिक्स पर काम करिए। और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपका क्या है, कॉमन सेंस, कुछ आपका बैक एंड नॉलेज, कुछ आपका एलिमिनेशन ट्रिक्स पर ही आधारित है। तो आप देखिएगा वीडियो में कि कैसे हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, 50-50 है या फिर 100% एलिमिनेशन है। उस माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये एलिमिनेशन इसीलिए लागू भी हो रहा है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ही ये चीजें लागू होती हैं। वन लाइनर में बहुत ही कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक लागू कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रेस्पॉन्स। अब इस ट्रिक का नाम हमने दिया है मिक्स्ड ट्रिक। यहाँ पर आपका एलिमिनेशन ट्रिक भी लगेगा, यहाँ पर आपका रियल एक्सपीरियंस भी लगेगा और यहाँ पर आपका लॉजिकल गेसिंग्स भी लगेगा। अब सबसे पहले हम रियल एक्सपीरियंस के आधार पर बात करते हैं। आपने कोविशील्ड या कोविड वैक्सीन लिया होगा, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को फीवर भी आया होगा, है ना। तो फीवर आने का मतलब ये है कि भाई आपके अंदर रियल वायरस इंसर्ट किया गया था। लेकिन रियल का मतलब ये नहीं कि जो ओरिजिनल कोविड वायरस है उसको डाल दिया गया। अगर उसको डाल दिया जाता तो भाई इन्फेक्शन तो काफी ज्यादा डोमिनेट कर दिया होता आपके शरीर में। इसीलिए क्या किया जाता है, उसको वीक कर दिया जाता है ताकि आपका बॉडी फाइट कर सके वायरस से, उस वीक वायरस से, और बदले में वो जो भी एंटीबॉडी बनाना है वो बना सके उस वायरस के खिलाफ। इतना बात अगर आपको पता है तो चलिए हम एलिमिनेशन करते हैं। सबसे पहले बात आइए, आप ऑप्शन ए पढ़िए, बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव एट्यूनेटेड सार्स कोव 2 वायरस। लेट से आपको नहीं पता, ऑप्शन बी में चलते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रियल सार्स कोव 2 वायरस। पहले आप स्टेटमेंट पूरा समझिए, ठीक है, उसी समय इलिमिनेट मत करने लगिए। स्टेटमेंट पढ़िए, ऑप्शन सी, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोव 2 वायरस। ऑप्शन डी, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट सार्स कोव 2 वायरस। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि भाई अगर हम रियल सार्स कोव 2 वायरस को डाल दे तब तो फायदा क्या, वो तो इन्फेक्शन ही करने लग जाएगा ना। रियल का मतलब क्या, काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, किसी के शरीर में गया उसको इन्फेक्शन कर देगा, फिर ये चेन ऑफ रिएक्शंस इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे, जो कि आपका रियल कोविड वायरस के कारण हो रहा था। तो ये बेवकूफी तो कोई नहीं करेगा। इतना दिमाग लगा के आपने ऑप्शन डी को किया एलिमिनेट। अब चलिए हम चलते हैं ऑप्शन सी, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए हार्मलेस पीस ऑफ सार्स कोव 2 वायरस। भाई वायरस तो वायरस होता है ना, हार्मलेस क्या है, वो तो किसी व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि वो भाई वो वायरस उसके लिए हार्मलेस होगा कि नहीं होगा। तो कंप्लीट हार्मलेस तो होता नहीं है। इवन आप कोविड वैक्सीन लेते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ जो व्यक्ति होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनके ऊपर इन्फेक्शन आ जाता है। ये बात तो आप ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे में आप ऑप्शन सी को भी इलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि भाई हार्मलेस मतलब किसी को हार्म ही नहीं कर सकता। अब ये दो इलिमिनेट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं डी की तरफ, बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट सार्स कोव 2 वायरस। एंटीबॉडीज का क्या मतलब होता है कि भाई किसी व्यक्ति के शरीर में वो वायरस इन्फेक्ट किया था और उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गया, ठीक है। अब उस व्यक्ति का जो खून है उसमें वो एंटीबॉडी है, तो उसके खून को निकाला और उसमें प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, और हमने दूसरे व्यक्ति के बॉडी में दे दिया। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एंटीबॉडी काम करे। ये वैक्सीन नहीं है, ये एंटीबॉडी है, उसके दूसरे व्यक्ति के ब्लड से निकाल के हमने जो दूसरा व्यक्ति है जो इन्फेक्ट हुआ उसमें डाल दिया।
तो ये ऐसे वैक्सीन काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हैं कि भाई जो लाइव एट्यूनेटेड सार्स कोव 2 वायरस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया होगा। और क्या मतलब होता है लाइव एट्यूनेटेड का? मतलब होता है कि जो वायरस है ना उसको कमजोर कर दिया गया, इतना कमजोर कर दिया गया है कि आपके शरीर में जाएगा तो कोई भी उतना ज्यादा इन्फेक्शन को बढ़ाएगा नहीं। बस आपका इम्यून सिस्टम समझ जाएगा कि हाँ ये आउटसाइडर है, फॉरेनर है, तो उसके प्रति आपका जो भी एंटीबॉडी सब है वो बनाना शुरू कर देगा। और अगर आपका रियल इन्फेक्शन आता है तो उसको पता है कि हाँ भाई ये फॉरेनर है, ये हमारा दुश्मन है, और फिर वो लड़ना शुरू कर देगा। तो ऐसे काम होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा लॉजिकल गेसिंग या कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर क्वेश्चन था। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए या फिर गलत हो जाए, तो चलिए हम इसमें मानते हैं कि लेट से आपको 1 नंबर नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब आपका PYQ है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाकर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि भाई PYQ और NCERT से क्वेश्चन कितने आए हैं। तो ये सब पकड़ना जरूरी है आपको, तभी आप जाके समझ पाएंगे PYQ और NCERT का क्या रिलेवेंस है। सब आपका PYQ है, ठीक है। ये भी आपका PYQ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने अगले ट्रिक्स के बारे में। ये सब तो ट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर देखिए, कौन पढ़ता होगा व्हाइट हाउस के बारे में इतना डिटेल, लेकिन हम यहाँ पर कुछ दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस इतना तो जरूर पता होगा कि व्हाइट हाउस में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो बेसिकली वहाँ रहते हैं, ऑफिशियल रेसिडेंस है उनका, इतना तो आपको जरूर पता होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, द एड्रेस ऑफ द व्हाइट हाउस इज 1800 पेनिसिल्वेनिया एवेन्यू। नहीं पता। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। ठीक है। ऑन November 1, 1800, जॉन एडम्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू टेक द रेसिडेंस इन द बिल्डिंग। नहीं पता। स्टेटमेंट 4, इट इज ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। अब आप शांति से स्थिर से थोड़ा सोचिए कि भाई व्हाइट हाउस है, वहां पर प्रेसिडेंट रहते हैं, तो ये तो बात सही है ना। इतना तो आप जरूर जानते हैं, और कुछ जाने या ना जाने, कि ये जो है प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है, जो USA प्रेसिडेंट है। अब इतना पता चल गया। अब देखिए, तो इसका मतलब दो तो मस्ट होगा, दो मस्ट होगा, एलिमिनेट करिए। आपके पास बच गया 50-50, ठीक है। अब किसमें छाटना है, 2-3 या 2-3-4? तो लड़ाई किसमें है, 4 में है। अब यहाँ पर आइए, और स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है? इट इज ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। भाई अमेरिका तो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है, सारा देश जो है डेमोक्रेटिक इंस्पिरेशन यहीं से लेते हैं। तो भाई डेमोक्रेसी का ही तो ये सिंबल है, और क्या है ये। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि जब कोई जनरल स्टेटमेंट आए ना तो वो जनरली सही ही होता है, मोस्ट ऑफ द केस, या फिर 100% भी आप मान के चलिए, वो हम भी प्रूफ में बताएंगे, वो भी एक ट्रिक है। तो ये आपका जनरल स्टेटमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, अमेरिका से आप डेमोक्रेसी लिंक कर सकते हैं, तो गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो आराम से यहाँ से आप स्टेटमेंट 4 को करेक्ट मानिएगा, और फिर आपका क्या आंसर आएगा, 2 और 3 और 4। ठीक है। आप देखिए, 3 पता है या नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ गया। एक आपको पता हो या नहीं पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ गया। तो ये BPSC टेस्ट कर रही है आपसे कि आप जो है कुछ लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन को एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये भी है आपका लॉन्ग स्टेटमेंट वाला ट्रिक, नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग इज sometimes seen in news in the context of promoting। स्टेटमेंट पढ़िए, द इंस्टॉलेशन ऑफ CNG किट्स इन द मोटर कार। ऑप्शन बी, द इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउसहोल्ड। ऑप्शन सी, ए बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एड टू द ग्रिड। ऑप्शन डी, द यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन्स ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है। अब ये जो नेट मीटरिंग है, मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ बिलिंग से रिलेटेड है, इतना तो आपको पता होगा। मीटरिंग का मतलब यही होता है। और इन्होंने हिंट भी दे रखा है, एक तो वाटर मीटर्स का हिंट दे रखा है, और एक तो पाइप नेचुरल गैस का हिंट दे रखा है, और एक जो आपका सोलर एनर्जी अपने छत पर लगाते हैं, और अगर आप उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं तो अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, और फिर आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये गलत है।
क्योंकि ये नेट मीटरिंग के डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा है। आपको लगेगा बी हो सकता है, आपको लगेगा डी हो सकता है, आपको लगेगा कि सी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, तो यहाँ पर जनरली हम लॉन्ग स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था। तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट लाया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। तो नेट मीटरिंग का आपका यहाँ से आंसर बन जाता है। ठीक है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आप एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे, कहीं कहीं पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लीजिएगा तो नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, कुछ माइनस में जाएंगे, कुछ प्लस में जाएंगे, लेकिन नेट जो है आपका पॉजिटिव ही आएगा। जैसे इसमें देखिए, हो सकता है इसमें ये गलत हो जाए, लेकिन इसमें तो आपका सही हो जाएगा ना। ऐसे करके आपको दिमाग लगाना है, ये नहीं कि भाई क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़े नहीं है तो फिर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे नहीं करना है अटेम्प्ट। ठीक है, अब ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक है आपका ट्रिक नंबर 9। हाँ, ये भी आप ऑब्जर्व किए होंगे, ये है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड। जनरली क्या होता है कि बीपीएससी का फेवरेट है कि कोई भी अगर प्लेयर गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल लाता है या लाती है कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन में, तो बीपीएससी का पूछने का तरीका क्या होता है कि वो आपका प्लेयर का नाम दे दिया जाएगा और वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है वो दे दिया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है या ब्रॉन्ज या सिल्वर जीता है। तो आप पीवाईक्यू के ट्रेंड से ये कंफर्म कर सकते हैं कि मोस्टली उसमें जो आंसर होता है या तो आपका गोल्ड मेडल होगा या तो आपका सिल्वर मेडल होगा, ब्रोंज नहीं होता है। और इसके पीछे लॉजिक भी है कि जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहता है उसको क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्योंकि आप भी जब आप कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड विनर के बारे में पढ़ते हैं, तो जो गोल्ड जीतता है या जो आपका सिल्वर जीतता है उसमें पढ़ते हैं, ब्रोंज वाला को आप इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो यही जब वो क्वेश्चन सेट करते हैं तो गोल्ड वाला या फिर सिल्वर वाला या मोस्टली आपका गोल्ड वाला ही होता है। जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में क्वेश्चन आया था तो गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जिन्होंने मेडल जीते, तो गोल्ड वाला जो भी जीते हैं उसका क्वेश्चन के रूप में आया है। तो आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। तो ऐसे में या तो गोल्ड या सिल्वर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपका गोल्ड ही होता है। आप इसको पीवाईक्यू के ट्रेंड से बिल्कुल एनालाइज करें। जितने भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के, उसमें आप देखिए कि आंसर क्या आया। ठीक है, तो ऐसे में आप 50-50 तक तो पहुंच सकते हैं ना। तो 50-50 तक पहुंच गए तो आप जो है फिर आंख बंद कर कर आंसर को सिलेक्ट करिए। सही हुआ तो 1 नंबर, गलत हुआ तो 0.25 दूसरे जगह मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रिक है आपका, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर देखिए। ये भी आपका लॉजिकल एलिमिनेशन वाला ट्रिक है कि कैसे आप सोचते हैं एग्जाम में, पेपर को कैसे सोचते हैं, ये तरीका है आपका। अब देखिए यहाँ पर, बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री। स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़िए, ये क्या बोल रहा है कि भाई पॉल्यूशन फ्री हो बिहार बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर। पॉल्यूशन फ्री होना बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार अभी तक अपने टारगेट को फुलफिल नहीं कर सकी है, तो बिहार सरकार की तो बात अभी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट के ऑप्शंस को समझिए, 2022, 2024, 2030, 2047। क्या आपको लगता है कि भाई बिहार में 2022 में पॉल्यूशन फ्री मुक्त हो जाता बिहार? भाई जहाँ आप रह रहे होंगे वहां पर भी आपका पॉल्यूशन दिख रहा होगा, फ्री हो गया क्या? नहीं। 2024 बहुत ही शॉर्ट टाइम लाइन है, इतनी जल्दी ये एलिमिनेट नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए हम कितना प्रयास में है, 1992 के बाद से ही काम चल रहा है, नहीं कर पा रहे। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी लागू होता है। तो टारगेट या तो 2030 होगा या 2047 होगा। अब यहाँ पर 50-50 आ गए हैं, तो आप दोनों में से एक सेलेक्ट कर लीजिए, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो आप ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये निकल कर आई कि जब बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल आंसर जारी किया तो उसमें पता चला कि भाई इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या था, उन्होंने 2040 बता रखा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपका 1 मार्क्स आपको फ्री में मिल गया होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, बात 2040 या इसकी बात नहीं है, बात है कि आप कैसे लॉजिक लगाते हैं। 2022, 2024 कितना शॉर्ट ड्यूरेशन है, इतना जल्दी आपका पोल्यूशन फ्री बन जाता बिहार? नहीं बनता।
2030 पर हम सोच सकते थे, 2047 पर हम सोच सकते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आप लॉजिकल एलिमिनेशन करिए, आपका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है, प्रोसेस को देखते रहिए, बाकी आपको और कुछ चिंता करना नहीं है। और हाँ, टेस्ट सीरीज जब भी सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वालिटी वाले टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, कुछ क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसके टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, और वहां से आप इन ट्रिक्स को लगा सकते हैं, लेकिन पहला प्रायोरिटी आपका पीवाईक्यू होना चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। स्टेटमेंट वन, इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट। स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़ना है, रीड स्टेटमेंट केयरफुली, कहाँ कहाँ फैक्ट दिया है उसको पता करिए। बांका डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, इट वॉज स्टेब्लिश बाय किंग गोपाला, ये भी फैक्ट है, तो जहाँ फैक्ट है वहाँ गलत होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट, द वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड हियर। और स्टेटमेंट फोर, अदर सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी वेर आल्सो टाउट हियर। चलिए, स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब जो ट्रिक यहाँ पर लागू होता है वो है आपका जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। जो जनरल स्टेटमेंट है जिसमें कोई ज्यादा फैक्ट्स नहीं दिए हैं वो सही होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, आंसर पूछ रहा है, आपको इनकरेक्ट निकालना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये भी एक ट्रिक है कि भाई पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है। अगर आपका इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आपको इनकरेक्ट वाला चूज करना है। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है आपको स्टेटमेंट वन ना पता चले, हो सकता है स्टेटमेंट टू याद ना हो, स्टेटमेंट थ्री नहीं पता चल रहा हो, लेकिन स्टेटमेंट फोर को देखिए, ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट यानी कि ये यूनिवर्सिटी है, आप आज आज की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करिए, आज कोई यूनिवर्सिटी है तो भाई कॉलेज में आप देखते हैं कितने सब्जेक्ट्स का पढ़ाई होता है। एक तो ये तरीका है, तो भाई ये सब्जेक्ट्स उस समय भी वहां पर पढ़ाई होते होंगे, आप ऐसे करके सोचिए। ठीक है, और ये आपका जनरल स्टेटमेंट है कि भाई एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर ये सब क्यों नहीं पढ़ाए होंगे, यूनिवर्सिटी है भाई, होंगे। आप ऐसे करके लॉजिक लगाइए तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट फोर सही है। और अगर स्टेटमेंट फोर सही है तो ये आपका स्टेटमेंट फोर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट चूज करना है, करेक्ट वाला नहीं। अगर करेक्ट वाला चूज करना होता तो एक ही बार में आंसर आ जाता है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। और जनरली क्या होता है ना, चार स्टेटमेंट वाला जो भी क्वेश्चन है उसमें नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन तो सही नहीं होता है। ये भी आप ऑब्जर्व करिएगा, इतने सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, देखिएगा कितना नॉन ऑफ द एबव आया है। तो यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है ऑलरेडी इलिमिनेट हो गया, अब बचा है आपका दो ऑप्शन, ए या सी। अब आप देखिए इन सब में मोस्ट फैक्चुअल कौन सा है। अगर हम स्टेटमेंट थ्री पर जाएं तो ये भी आप थोड़ा सा अगर बारीकी से पता होगा तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वहां पर आपका बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी कि नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी। तो ये स्टेटमेंट आप इसको सही कर सकते हैं, ये भी आपका जनरल स्टेटमेंट के ही अंतर्गत आएगा। तो आराम से आप स्टेटमेंट थ्री को भी सही कर सकते हैं, तो जो थ्री है ये भी नहीं होगा। अब देखिए स्टेटमेंट वन एंड टू, तो भाई एक बात तो आपको पता होगा कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या फिर विक्रमशिला एक्सप्रेस कहाँ से निकलती है, भागलपुर से। तो ऐसे भी लॉजिकल गेसिंग कर सकते हैं कि भाई बांका में नहीं है, विक्रमशिला भागलपुर में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट चुनना है तो एक और दो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक और दो इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है स्टेटमेंट वो सही है। तो होप ये आपका लॉजिक समझ में आया होगा, तो ऐसे करके सोचना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट सारे पढ़ने पहली बार में, तुरंत दिमाग नहीं लगाना है, पहले स्टेटमेंट पढ़िए बढ़िया से। स्टेटमेंट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। इंट्रोडक्शन जो शब्द है ना बहुत ही कीमती है। इंट्रोडक्शन मतलब इससे पहले गन पाउडर यूज नहीं होते थे। ठीक है, अभी आपको माइंड में कुछ भी दिमाग नहीं चलाना है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बिना। अब देखिए स्टेटमेंट टू पर आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। स्टेटमेंट थ्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमोरॉइड डायनेस्टी इन द रीजन। स्टेटमेंट फोर, इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन्स, कैनन्स मतलब तोप होता है इन द वॉरफेयर। अब कैनन्स का इंट्रोडक्शन किया कि नहीं किया नहीं पता, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन किया कि नहीं किया नहीं पता, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट टू को देखिए आप, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क्स एंड डोम्स। अब यहाँ पर लॉजिक लगाइए, बाबर, बाबर
मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाला राजा था। ठीक है। अब बाबर से पहले क्या मुस्लिम साम्राज्य ने रूल किया इंडिया पर? बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत था ना आपका, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ये आपको इतना तो पता होगा। अब भाई जब ये थे तो जो मस्जिद का आप शेप देखते हैं वो क्या होता है? आर्क एंड डोम। और आपने दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस देखे होंगे जो आर्क एंड डोम शेप्ड हैं। तो ये कहना कि भाई मुगल आया तभी आपका आर्क एंड डोम रिलेटेड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है तो सरासर गलत है। तो ऐसे आप अगर लॉजिकल गेसिंग करते हैं तो यहाँ से दो खत्म, यहाँ भी दो खत्म, और नन ऑफ द एबव जनरली होता नहीं है, मैंने आपको बताया है। तो आपका स्टेटमेंट 3 और 4, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो स्टेटमेंट में आपको चुनना हो कि नन ऑफ द एबव होगा या फिर अदर स्टेटमेंट होगा, तो आप जो है अदर स्टेटमेंट पर जाइए, नन ऑफ द एबव पर मत जाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड इट। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो ये ट्रिक आप समझ गए कैसे आपको लॉजिकल एलिमिनेशन करना है। यहाँ पर हम लॉजिकल एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली ट्रिक्स नहीं है। तो प्रोसेस को समझते चलिए, अप्लाई करिए इसको, आपका आंसर आएगा, आप अच्छे स्कोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो ट्रिक 10 है ये इसी बार हमें देखने को मिला है। इससे पहले 67 या जो भी बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है ये ट्रिक लागू नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूपीएससी का ही ट्रिक है जो बीपीएससी ने भी अडॉप्ट किया है, या फिर जो भी है मान के चलिए। क्या है आपका स्टेटमेंट? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, फाहियन was a Chinese pilgrim who visited India during the region of Harsan. Huansang was a Chinese Buddhist monk who visited India during the region of Chandragupta II. फाहियन और हुएनसांग के बारे में तो बिल्कुल पता होता है सबको। ठीक है, और किसके रूलर के समय में आया था ये डेफिनेटली लोग याद करते हैं, आप भी याद करते होंगे, मुंह ज़बानी आपको याद होगा। लेकिन अगर लेट से याद नहीं है तो कैसे हम ऑब्जर्व करें पैटर्न को? यहाँ पर आप देखिए कि जब भी दो सिमिलर स्टेटमेंट है जिसको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में दिया गया है, तो वहां पर स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया जाता है। और ये लगभग लगभग 3 ऐसे क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आए हैं जहां पर स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया गया है। जैसे फाहिन जो है वो आपको ही पता है किसके समय में आया था, और हुएनसांग किसके समय में आया था? हुएनसांग आया था हर्षवर्धना के समय में। तो आप देखिए उल्टा कर दिया। फाहिन आया था आपका चंद्रगुप्ता टू के समय में, तो इसको उल्टा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गॉट रिवर्स। तो ये आपका एक ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिला। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं कि क्या स्टेटमेंट उन्होंने रिवर्स तो नहीं कर दिया। अब चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिए। क्वेश्चन नंबर 82 पर आइए आप। यहाँ पर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीट वेव। हीट वेव काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। स्टेटमेंट 1 देखिए, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर द प्लेन्स। तो प्लेन्स के लिए 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर द हिली रीजन। तो हिली रीजन में हीट वेव तब आएंगे जब 40 डिग्री का पारा जो है ऊपर हो जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो सिमिलर है, ये जो दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है, बस यहाँ पर जो फैक्ट है फैक्ट में अल्टरेशन है। ठीक है, तो ये सिमिलर स्टेटमेंट इसको भी रिवर्स कर दिया गया है और फिर आपको ऑप्शन बनाकर दे दिया गया है। तो आपको दो क्वेश्चन मैंने दिखाया और ये भी क्या है? गलत है आंसर, नाइदर 1 और नॉट 2 होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट रिवर्स कर दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपका लॉजिकल गेसिंग वाला नियम लागू करें तो आपको पता चलेगा, आप रियल एक्सपीरियंस से भी पता कर सकते हैं कि भाई जो प्लेन्स एरिया यहाँ आप जो रह रहे हैं गंजेटिक प्लेन्स पर, वो प्लेन्स एरिया है। भाई 30 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर रहता है तो वो तो ठंड का समय होता है, तो वहां कहाँ आपका हीट वेव आता है? हीट वेव तो तब आता है ना जब 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करता है। तो ये तो सरासर स्टेटमेंट गलत है लॉजिक के आधार पर कि 30 डिग्री का जो टेम्परेचर है अगर वो हीट वेव क्वालिफाई होने लगे तब तो
भाई ठंड के समय में हीट वेव आ रही है, ये लॉजिक है आपका। तो किया क्या है इन्होंने, किया ये है कि स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया। अब देखिए हिली एरियाज में जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मली, आप देखिए कि 25 या 20 डिग्री सेल्सियस जो जम्मू कश्मीर है, या फिर आपका जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, बट उसका एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री से अगर वो 5-6 डिग्री ऊपर हो जाता है तब वो हीट वेव का कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट रिवर्स करिए, यहाँ पर 40 डिग्री बोल रहा है, 40 डिग्री में तो कल्याण ही हो जाएगा हिमालयन रीजन का। ठीक है, तो स्टेटमेंट गॉट रिवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नादर स्टेटमेंट इज करेक्ट, और इन्होंने स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब ये तो एक हुआ, मैंने दो दिखाया आपको। अब एक और देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 115 को देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपका नॉलेज पहले आएगा, उसके बाद कॉमन सेंस, उसके बाद आपका टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इसको बार बार दिमाग में डालिए। अब देखिए यहाँ पर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन दिया हुआ है। एक्चुअली इन्होंने किया क्या है कि बैंकरप्सी का डेफिनेशन इंसॉल्वेंसी में डाल दिया, और इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन बैंकरप्सी में डाल दिया। तो ये तरीका इन्होंने अपनाया है। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन बताए हैं जहां पर स्टेटमेंट को रिवर्स किया है। अब देखिए क्वेश्चन 115 को कैसे सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड मैचिंग होता है ना, एक ट्रिक मैंने आपको बताया कीवर्ड मैचिंग का, कैसे आप कीवर्ड मैचिंग करें। स्टेटमेंट 4 को आप समझिए। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। जब इसके नाम में ही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, और भाई तो इसका काम क्या रहेगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के मैटर को रेगुलेट करेगा, देखेगा। तो ये तो बात वही हो गई ना कि भाई बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। जब ये बोर्ड का नाम ही इस पैटर्न पर पड़ा है तो इसका काम भी यही होगा। ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो गया। तो स्टेटमेंट 4 को हम गलत नहीं कर सकते। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 4 जहां है उसको आप एलिमिनेट नहीं करिएगा, बाकी जो है उसको आप एलिमिनेट करिए। ठीक है, अब आपको 50-50 पर आ गए हैं। 50-50 में आपको जो सही लगे, अगर कुछ कॉमन सेंस काम कर रहा है तो कॉमन सेंस के आधार पर एलिमिनेट करिए, और फिर एक ऑप्शन चुन लीजिए। हालांकि इसका आंसर क्या है, ये दोनों गलत है। तो ऑलरेडी 1-2 तो गलत ही हो गया। ठीक है, 1-2 गलत हो गया, जहां पर 2 है वो गलत हो गया, 1-2 वैसे भी गलत हो गया। तो आंसर आपका सी आ जाता है, ओनली 4। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिवर्स कर दिया, और ऑप्शन 4 आपका सही है। तो टोटल जो नेट आंसर आ रहा है आपका सी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ट्रिक्स लागू कर रहे हैं। एक तो आपका इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, और दूसरा आपका कीवर्ड मैचिंग। तो मल्टीपल ट्रिक्स यहाँ पर लागू हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं एक और ट्रिक्स को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले बात तो आपका जो बैक एंड नॉलेज है, अपने नॉलेज को ट्रस्ट करिएगा। ठीक है, कि आपका जो नॉलेज आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास है कि हाँ ये है। अब चलिए ट्रिक पर। ऑप्शन क्या है कि भाई वाल्मीकि नेशनल पार्क, दूसरा दुधवा नेशनल पार्क, तीसरा गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या चौथा भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में। अब इतना तो आपको जरूर पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोचना है। इतना तो जरूर पता है कि भाई बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, और यहाँ पर आपका दो दो नेशनल पार्क दिए। इसका मतलब एक और दो में से एक होगा। ठीक है, एक और दो में से एक होगा। अब कौन सा होगा, अगर आप थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क तो होता ही। कहाँ पर है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको अगर ये पता चल गया कि वाल्मीकि होगा, दो तो नहीं होगा, दो को हटाइए, एक तो दोनों में है, आप 50-50 तक पहुंच गए। अब आप सेलेक्ट करिए। अगर आपको पता है कि भाई दूसरा कौन सा है तो आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर आंसर मार्क करके आइए, दोनों में से एक कोई भी आपका नेट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 4 जो भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी बिहार में है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा।
तो आप ऐसे करके दिमाग लगा सकते हैं। दुधवा कहाँ पर है? तो ये यूपी में। ठीक है, अब चलते हैं एक और ट्रिक के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गंजेटिक डॉल्फिन। स्टेटमेंट को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पूरा जरूर पढ़ें, पहले ही आप दिमाग ना लगाएं कि ये पहला स्टेटमेंट पढ़ा उस पर ट्रिक्स लगाने लगे। पूरा स्टेटमेंट पढ़े और तब जाके आप स्टेटमेंट एनालाइज करें कौन सा ट्रिक्स लागू होगा। गंजेटिक डॉल्फिन के बारे में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, द गंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन रेड लिस्ट। नहीं पता है, चलो क्वेश्चन मार्क कर दिए। स्टेटमेंट 2, इट डज नॉट हैव ए क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। ये बोल रहा है कि इनके पास आंख नहीं होती इसलिए ये जो है ब्लाइंड होते हैं। स्टेटमेंट 3, नेविगेशन इन हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इकोहलेशन। इकोहलेशन का स्टेटमेंट आपको थोड़ा पता होना चाहिए वैसे। स्टेटमेंट 4, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो ये भारत का एक्वेटिक एनिमल्स के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। अब यहाँ पर जो ट्रिक लागू होता है, पिक अप द मैचिंग स्टेटमेंट, कि भाई जो सिमिलर स्टेटमेंट है उसको पकड़िए। इसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन स्टेटमेंट 2 और 3 को देखिए। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इनके पास आंखें नहीं होती है, इफेक्टिवली ब्लाइंड होता है। तो आंख नहीं होती तो ये हंटिंग कैसे करता होगा? अब स्टेटमेंट 3 को पढ़िए। तो ये जो नेविगेशन और हंटिंग करता है वो बेसिकली इको लोकेशन से। इको का मतलब क्या होता है? साउंड, यानी कि साउंड भेजता है और रिसीव करता है, उस हिसाब से ये पता लगा पाता है कि भाई इनका जो शिकार है वो किधर है, कितने दूरी पर है, इसको किधर जाना है। तो आपको पता है ना कि भाई जिसके पास आंख नहीं है वो साउंड टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, आंख है तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाना है। नेचर का जो होता है, क्या कहते हैं उसको, नेचर का नियम। भाई अगर एक चीज नहीं है तो उसको दूसरा सेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ये लॉजिकल कंसेप्ट लगा सकते थे, सिमिलर स्टेटमेंट वाला। तो 2 और 3 सिमिलर है, इसका मतलब कहीं पर भी 2 3 होगा, वो तो होना ही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 3 नहीं है, 2 3 यहाँ पर भी नहीं है, तो आपके पास बच गया 2 ऑप्शन। अब भाई 2 ऑप्शन है, उसमें आपका 50-50 लागू होता है। आप दोनों में से कोई सेलेक्ट करिए। अगर आपको एक और स्टेटमेंट पता है तो आप जो है सही मार्क करके आ जाएंगे, नहीं है तब भी आप मार्क करके आइए, क्योंकि 50-50 वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव है। गंजेटिक डॉल्फिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार में मिलती है गंगा रिवर में, और इसके लिए कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर है आप हमें बताइए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 4 भी सही है। ऑल द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसे करके आपने देखा कि एक और ट्रिक्स की बात हमने की। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हम डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग ट्रिक्स है उसको कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ में आ रहा है। प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस करिए, ट्रिक्स को रटने पर नहीं, और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करिए कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही आपको अप्लाई करना है। PYQ में अप्लाई करिए, 69th BPSC के पेपर में अप्लाई करिए। ठीक है, ऐसे लॉजिक लगाइए, आराम से आपका पेपर निकलेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलिए, यस आई एम गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स डेफिनेटली। माइंडसेट तैयार करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जो पार्ट 3 है इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।